नमस्कार मित्रों। देश में सीबीएसई बोर्ड को लेकर, नीट को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। देश के बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, सरकार परेशान है, मंत्री जी परेशान हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले परेशान हैं। सुना है वो दोनों के बीच में बड़ा हंगामा चल रहा है। कुछ जो बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े-बड़े सर जो हैं, वो आजकल परेशान दिख रहे हैं। मंत्री जी जो हैं, वो परेशान हैं कि कैसे व्यवस्था को ठीक किया जाए। सरकार में जो और ऊपर बैठे हुए, उन्होंने कहा, "भई इनको बदल दीजिए।" क्या सारे घर के बदले जाएँगे? क्या होगा? और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उससे क्या कहाँ पहुँच रहे हैं? ये बहुत सारे विषय हैं, जिन पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। तो हमने कहा, इस पर ही चर्चा करते हैं। हमारे जो मित्र हैं, नीरज वाजपेयी जी, वो तो विद्वान लोग हैं, पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं, हमारी तरह तो है नहीं। तो वो बड़ी बातें करते हैं और सिस्टम को पूरा समझते हैं। तो हमने कहा कि ये बिज़नेस बॉलीवुड वाजपेयी में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट विषय पर बात की जाए। सर प्रणाम आपको, बहुत-बहुत स्वागत है। मैंने कहा जब एजुकेशन पर बात होनी और विद्वान हमारे साथ हो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है ये? सोने पे सुहागा हो गया? बिल्कुल अकेला सर। मैं बात करता तो लगता कि भई ये नीम चढ़ा करेला है। तो हमने कहा कि नहीं, सोने पे सुहागे के साथ बात की जाए एजुकेशन पर। बिल्कुल। तो ये सर क्या रहा है? ये बहुत हंगामा हो रहा है। एक तो रोज़ इतने पेपर्स लीक हो गए। अभी हमारे मंत्री जी एक थे, वो कह रहे थे कि अरे पिछली बार 100 हुए थे, अब तो 10 ही हुए हैं। हालाँकि पिछले 15-20 साल में, 10 साल में 45 पेपर लीक हो गए, लेकिन नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है सर। 3.5 करोड़ लोगों के बच्चों से जुड़े हुए पेपर अभी लीक हुए हैं, पिछले 5, 7, 10 साल में। और सिस्टम कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, विजय जी नमस्कार और सारे दर्शकों को नमस्कार। एक गंभीर विषय है, उसको थोड़ा-सा ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। हम सभी को, चूँकि उसका पार्ट है हम सब लोग। मेरा ये निजी तौर पे मानना है कि जिस देश में शिक्षा व्यवस्था की या शिक्षा सिस्टम के तौर पे बहुत ही खराब स्थिति में है और जहाँ शिक्षकों का सम्मान ना हो, वो देश कभी महान नहीं बन सकता। ये एकदम मेरा फर्म बिलीफ है। ये भी आप कह सकते हैं कि मैं जिस फैमिली या खानदान से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे दर्जनों टीचर रहे हैं हमेशा से। तो मैंने उस कल्चर को देखा और समझा कि अगर आप टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम को आप नहीं ठीक कर रहे हैं, तो फिर आपके सामने बहुत मतलब लॉन्ग टर्म में इतनी दिक्कतें आएँगी कि आप उसको उसको फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये तो ऐसी वैसे भी गलती होती आपके है कि चेहरे पर सर सरस्वती की कृपा दिखाई देती है। और यदि कैमरा पीछे दिख रहा है, तो जो ऑरा है, वो भी दिख रहा है आपका। वो देखो लाइट वाइट जल रही है। तो तो एजुकेशन में क्या सिस्टमिक प्रॉब्लम जब मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कोई लड़का 10 से 12वीं तक गया पढ़ के और उसकी बुनियाद खराब हो गई, तो वो लौट के नहीं जा सकता कि वो फिर से 5वीं क्लास में एडमिशन ले। इसलिए ये रिवर्सिबल नहीं है। एजुकेशन सिस्टम रिवर्सिबल नहीं है। वो आगे की तरफ ही चलता है। इसलिए हाँ, उसको जो एक ठीक बार नहीं गड़बड़ किया जा हो गई, सकता। वो हो गई। वो लाइफ लॉन्ग गड़बड़ हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अभी जो तरह-तरह के पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जो ट्रेडिशनल सरकारी स्कूल हैं उसमें लोग जाना नहीं चाहते, अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। फिर प्राइवेट स्कूल बहुत खुल गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल गई और 3-4 तरीके के बोर्ड सेंट्रल लेवल पे हैं, फिर स्टेट लेवल के अलग-अलग बोर्ड हैं। तो एक बहुत ही केओटिक सिस्टम हमने एजुकेशन का बना दिया है, जिसमें मुझे पैरिटी भी नहीं दिखती। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जब बच्चा स्कूल गया तो हम उससे वो क्या एक्सपेक्ट करता है स्कूल से। मैं आपको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का उदाहरण देता हूँ। लोग मुझे कहेंगे कि देखो ये जब विदेश का उदाहरण देते हैं, हो सकता है हमारे यहाँ कभी रहता हो, नालंदा में कभी रहा होगा ऐसा कि एक छात्र गया और उसने टीचर से पूछा कि आप मुझे क्या पढ़ाएंगे। उसने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हम तुम्हें सोचना सिखाएंगे। पूरी शिक्षा व्यवस्था अगर इस बिंदु पर टिकी है कि हम आपको थिंकिंग सिखा रहे हैं, थिंकर बना रहे हैं, तब तो उसका फायदा है। अगर हम रट्टू तोता बना रहे हैं, एग्जाम पास करने के लिए अगर हम शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल की स्थिति है। केवल कक्षा को उत्तीर्ण कर लेना ही अगर एजुकेशन सिस्टम है हमारा, तो बहुत कोई प्रॉब्लम है। मतलब नहीं। और यही हमारे यहाँ इस समय हो रहा है। पेपर लीक में इतना क्यों बवाल है? क्योंकि हम उस परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं, फेयर रट तरीके कर से करना साफ चाहते करके, बिना समझे। हैं, वैसे भी। और मेरा उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना है। फेयर क्वेश्चन है कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
लेकिन उससे भी पीछे आप जाएंगे तो उस एग्जाम को पास करना हमारा ध्येय है। आप सोचिए कि यूपीएससी की भी परीक्षा में क्या थिंकर लोग जा रहे हैं क्या? कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, नहीं, वो वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ये बताते हैं कि पिछले 10 साल के पेपर एक बार देख लेना, फिर वो सब चीजों एग्जैक्टली को याद कर लेना, अकबर का जन्म और बाबर का जन्म, लड़ाई फलाना ठिकाना, बस वो का वही है। वही है ना। तो जिसका उस समय किस्मत चमक गई कि वही प्रश्न आ गया जो आप पढ़ के गए, याद था आपको सही वाला, टिक कर हाँ, दिया। बस अगर खत्म। इस इवेल्युएशन सिस्टम पे हमारा एजुकेशन बेस्ड है तो प्रॉब्लम है। जैसे एक और आपको मैं बताऊं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कितनी बड़ी खामी है कि आपको 3 घंटे में 100 प्रश्न की ओएमआर शीट भरनी, काला करना उसको, आप रट के गए, दिमाग में गए, तुक्का मारे, कुछ भी करके आपको सही करना उसको। ये परीक्षा ही गलत है। आप उस सवालों को 100 की बजाय 3 घंटे में 50 प्रश्न दीजिए 50 उसको, कर दीजिए। और किताब भी दे दीजिए साथ में, और प्रश्न ऐसे लिखिए कि चलिए अब आप एक्सप्लेन करिए, किताब भी पढ़ लीजिए, आप पढ़िए, चलिए बताइए क्या होगा इसका। तब आप उसके दिमाग को खोलेंगे, नहीं, वो तब तो उसमें ऑब्जेक्टिव कोई टाइप फायदा क्वेश्चन तो होगा। वैसे ही आपका दिमाग बंद करते हैं ना, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। एब्सोल्युटली, रट के गए, आप रट्टा मार के गए, टिक कर दिया। तो मैं ये प्रश्न इसलिए खड़े कर रहा हूं कि जो हमारे यहाँ की कोर समस्या है कि हम लोग आरएनडी में बहुत पीछे हैं। किसी भी चीज की, हमारे चाहे फार्मा की आरएनडी हो, चाहे टेक्नोलॉजी की आरएनडी हो, चाहे डिफेंस की आरएनडी हो, हम लोग बहुत पीछे हैं। एआई में तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, ये भी एक फैक्ट है। तो उसकी खामी मैं वहां नहीं देखता हूं कि कैपेक्स नहीं हो रहा, प्राइवेट कंपनियां पैसा नहीं खर्च कर रही है। ये सब उसके डेरिवेटिव्स हैं जो हमको बाद में दिखते हैं, बट शुरू में ही हमने उसकी बुनियाद खराब कर रखी है। तो रिसर्च करेगा कौन? रिसर्च करने के लिए वैसा योग्य व्यक्ति चाहिए ना, वो मिल नहीं रहा हमें, क्योंकि हमने नहीं, वैसा रिसर्च सिस्टम का बना। योग्य से भी ज्यादा हमने फाउंडेशन में ही ये कॉन्सेप्ट नहीं रखा रिसर्च का। ट्रू, हमने लड़कों को उस तरह से ट्रेन नहीं किया है। तो अब हमारी एजुकेशन सिस्टम प्योरली एग्जाम पास करने और नौकरी के लिए है कि आप कैसे भी करके एग्जाम पास करो, नंबर अच्छे आ गए तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद आप कोई एक प्रोफेशनल कोर्स करिए, और फिर कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो ठीक हो गया, नहीं तो काम चलेगा। अब इसका कोलेटरल डैमेज समझ रहे हैं क्या होगा? ये मेरी चिंता आज क्यों इतनी है, मैं क्यों इस पर चर्चा कर रहा हूँ। एआई ने आपके सब खत्म कर दिया ये, कि अब आप उत्तीर्ण भी हो गए तब भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो परीक्षा पास करने का जो ध्येय था वो डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्ट हो। फेल हो गया ना वो। अब एग्जाम पास करने का कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं है, और एक आदमी काम, 10 आदमी का काम अकेला एक एआई करेगा। हाँ। तो उसकी प्रिपरेशन में इतना बड़ा गैप और मिसमैच है इस देश में कि उस पर रिथिंक करने की जरूरत है। अब जो कोचिंग कॉलेजों का विवाद हो रहा है, इस पर मैं थोड़ा अपना व्यू रखता हूँ, या पहले कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, नहीं तो मैं नहीं, बोल पहले देता एक जो अभी हमारा मौजूदा सिस्टम है, इसमें एक तो ये हूँ। समझाइए कि भाई पेपर्स लीक हुए लगातार, बहुत सारे पेपर लीक हुए, ये बच्चों की परेशानी भी है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। मतलब जो अभी सिस्टम है, सिस्टम सुधारना तो एक बड़ा काम है, लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है पहले उसको ठीक करने में, कि जो सिस्टम था उसमें भी इतना फॉल्ट हो गया कि ये पेपर लीक हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे वो एनटीए है, उसके चेयरमैन को चेंज कर दिया, सेक्रेटरी को चेंज कर दिया, अब मंत्री जी का ही इस्तीफा होना चाहिए। तो पहले तो मुझे समझाइए जिम्मेदार कौन है? ऑफ कोर्स जिम्मेदार इसमें एक मंत्री जी हैं, कोई और मंत्री हो ही जी नहीं हैं। सकता। देखिए, अभिभावक ही तो जिम्मेदार होगा। किसी स्कूल में अगर कोई गड़बड़ है तो प्रिंसिपल को आप जिम्मेदार ठहराएंगे कि टीचर को? मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप पे फिक्स करता हूं। शिक्षा मंत्री का काम है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक से चले। ये विवाद बीच में कई जगहों पे चल रहा था, अभी भी चल रहा होगा, कि जी। शिक्षा मंत्री थोड़ी हर चीज देखते हैं, उसके हाँ, लिए एक वही। एनटीए बना है, एनटीए जी। का एक चेयरमैन होगा, कोई आईएएस अधिकारी होगा, जी। वो जी। सब देख रहा है। शिक्षा मंत्री के पास 100 काम है, तो वो जो 100 कामों का सिस्टम बनाया शिक्षा मंत्री जी ने, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं जाके, स्टॉप बक्स देयर ओनली, उससे आप बच नहीं सकते हैं कि मेरे नीचे गड़बड़ की है। देखिए, जैसे मुझे किसी ने बताया था एक बार कि अगर आपको करप्शन रोकना है तो टॉप पे रोकना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप फिक्स करिए तो नीचे तक परकुलेट होगी। तो जो एनटीए के चेयरमैन का ट्रांसफर कृषि विभाग में कहीं भेज दिए गए हैं, शायद कहीं भेज दिए गए हैं, उससे कुछ नहीं होगा। इवन धर्मेंद्र प्रधान जी को भी मान लीजिए हटा दिया जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम तो हम वही चला रहे हैं ना।
नहीं और नहीं, तो अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, दे नैतिक रूप से बिल्कुल होना चाहिए इस्तीफा, कोई इसमें डाउट ही नहीं, क्योंकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके सिस्टम में कई आप बार ये कह पर्चे रहे हैं कि उनका लीक इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन हो भी जाएगा तो कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं है पहले उसको। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन होने से भी कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि वो सिस्टम ब्रोकन है। लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि दूसरा कोई आएगा तो थोड़ा सचेत रहेगा। हाँ, इसका सिर्फ इतना ही महत्व है, क्योंकि आप देखिए ना सिस्टम लेकिन सर एक कैसे चीज चलता समझाइए है। मुझे, एक बारीक चीज समझना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी बातें हो रही थी, पेपर लीक हुआ, कोचिंग सेंटर, जब पेपर सेट करने वाले लोग ही यदि पेपर लीक कर रहे हैं, फिर कैसे, मतलब किस सिस्टम पर आप भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर ये बहुत सकते। गंभीर सवाल है ना। मान लीजिए कुछ यस। पेपर कोचिंग सेंटर वाले कर रहे थे, पहले हुआ कि मशीन छाप रही थी, उसके यहाँ से लीक हो गया। और अभी एक बड़ा काम हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि फौज जो है वो इसका इस्तेमाल, मतलब उसका इस्तेमाल किया जाएगा और वो पेपर ले जाएगी। और पेपर तो ले जाने से पहले लीक हुआ था। देखिए, अगर किसी देश में पर्चा ले जाने के लिए और एग्जाम कराने के लिए सेना की मदद लेनी पड़े, तो आप मतलब कह सकते हैं क्या कि सिस्टम हमारा बचा है कुछ? सेना कोलैप्स तो कर गया। अंतिम विकल्प के रूप में बुलाई जाती है। अगर एयरफोर्स को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो पर्चे पहुंचाए, इस पर विचार हो रहा है, तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम इज ब्रोकन। कुछ बचा ही नहीं बात करने के लिए फिर इसमें। सेना कराएगी एग्जाम? क्या मजाक है ये देश में? तो वही मैं पूछ मतलब रहा हूँ ना। और लेकिन ये सवाल भी तो है ना कि जो पेपर सेट कर रहा है, जो पेपर बना रहा है, जिस पर हमने भरोसा किया, क्योंकि पेपर जिसको दिया गया है उसका मतलब हम सबसे ज्यादा भरोसा उस पर कर रहे हैं, अब तो वही लीक कर रहे हैं, तो फिर तो क्या सिस्टम आप बनाएंगे नया? मान लीजिए नया नए सिस्टम, मंत्री जी आ गए, नीरज वाजपेयी जी शिक्षा मंत्री हो गए, तो क्या करेंगे? देखिए नया सिस्टम, नए मंत्री जी जब आएंगे तो वो एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे, जहां पे पर्चा बनाने वाले, उसको छापने वाले और उसको एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने वाले का एक फूल प्रूफ सिस्टम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सिस्टम नहीं बन सकता। मैं ये भी मान लूं कि 100 में 90 आदमी इस फिराक में है कि पर्चा लीक करना है, फिर भी वो 10 आदमी 90 को मात दे सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब आप करा ले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करा पा रहे तो इसका मतलब आपकी विल पावर में कमी है, सिस्टम में कमी है, आप फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना रहे हैं। इसलिए वो टीचर भी लीक कर रहा है, कोचिंग सेंटर वाले भी, अगर पता नहीं, ये तो आरोप है कि करवा रहे होंगे, जो भी करा रहे होंगे, लेकिन अगर ये लीक हो रहा है तो इसका मतलब आपने वो लूज सिस्टम बनाया है इंटेंशनली, अपने आप नहीं लूज हो रहा है। मैं अपने शहर का उदाहरण दे सकता हूं। अब तो चूंकि काफी समय हो गया, वहां पे एक डिग्री कॉलेज है, मजाल नहीं कि उसमें आप एक अक्षर की नकल कर लो। आप उनके छोटा शहर, सब एक दूसरे को घर आते जाते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन कॉलेज पहुंचते एकदम पंच परमेश्वर बन जाते हैं वो। आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, रस्टिकेशन हो जाएगा तुरंत। तो वो सिस्टम बनाया उन लोगों ने, नहीं तो जब वो आप विल नहीं बन पावर की सकता। बात करते हैं, इच्छा शक्ति की बात यस। करते हैं, तब तो फिर मंत्री जी डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना, मैं अकाउंटेबिलिटी तो उन्हीं की मैं होगी। तो कह ही रहा हूं कि मंत्री जी के खिलाफ कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब एक जो चर्चा चल रही है मंत्री जी के बाद कोचिंग सेंटर्स की, कि भाई ये इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चलाते हैं और उनका पर्पज ही ये होता है कि पेपर लीक करें, पेपर को अपने पास मंगवा लें और फिर वो अपने बच्चों को बता दें, उसी से रैंकिंग कर लेते हैं, उसी से एडमिशन कर लेते हैं। और करोड़ों करोड़ रुपए, मतलब मुझे पता नहीं कि कितने करोड़ होते हैं, एक तो करोड़ ही नहीं पता, फिर वो हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए बना रहे हैं, ये सब। तो ऐसा क्या होता है? हमारा टीचर को तो मिलती है तनख्वाह 50,000 रुपए, और जो टीचिंग नहीं कर रहा, कोचिंग कर रहा है, मतलब कोचिंग तो सरप्लस चीज हुई ना, यस। वो कमा रहा है कि किसी का पैकेज है 50 करोड़ का, किसी का पैकेज है 10 करोड़ का। तो ये सब है क्या? मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ, सब कुछ ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है, एकदम ठीक नहीं है ये। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले क्यों, इस पर विचार किया जाना चाहिए ना। उनकी आलोचना करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों मशरूम की तरह पूरे देश में खुले, कि शहर में 10-10 खुले क्यों? या तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी, या स्कूल की पढ़ाई ऐसी थी कि जिससे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एग्जाम पास करने वाली। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च नहीं हो रही है, जी, वो भी उत्तीर्ण करने की व्यवस्था बता वो रहे तो हैं। रिसर्च के लिए है ही नहीं। हाँ, तो उत्तीर्ण करने वाला सिस्टम भी आप नहीं चला पा रहे हैं स्कूल में, तो कोचिंग खुलेगी ही खुलेगी।
बहुत सारे जगहों पे जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं वो 12th क्लास में स्कूल नहीं जाते हैं, वो तो स्कूल उसी उनको में कोचिंग में रिलैक्सेशन भी जाते हैं, देता है वो कि आप कोचिंग में कोचिंग अपनी सेंटर तैयारी वाले ही कीजिए। अपने तरफ से वो करवा देते हैं उनका। एग्जैक्ट, ये क्यों हो रहा है कि स्कूल में उस तरह की पढ़ाई नहीं हो रही कि बच्चे एग्जाम पास कर पाए, इसलिए कोचिंग खुले। तो कोचिंग खुले क्यों, इस पर विचार होना चाहिए कि स्कूली शिक्षा उस लायक नहीं थी इसलिए कोचिंग खुले। तो कोचिंग जब खुलेगी वहां बड़े पैसे पे एडमिशन होंगे, वहां कमाई होगी, तो उनके पैकेज बनेंगे करोड़ों के। वो कोटा शहर है ना राजस्थान में, वो पूरा शहर ही जाना जाता है कोचिंग के नाम पे। तो ये बीमारी आज की थोड़ी है, ये तो 20 साल से चल रही है। तो उन स्कूलों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमने ऐसा क्या गलती की कि कोचिंग खुलनी पड़ी। कोई देखिए म्यूटेशन होता है, अगर आप किसी चीज को नेगेट करते हैं तभी नई चीज पैदा होती है। नेगेट क्यों होती है? क्योंकि वो यूजफुल नहीं है। आप इंटर कॉलेज में कहीं पढ़ रहे हैं तो वहां की पढ़ाई ऐसी नहीं है कि उसको पढ़ के आप आईआईटी निकाल लें, तो कोचिंग खुलेगा ही खुलेगा, और जो ब्रिलियंट टीचर है वो वहां जाएगा। मैंने पहले शुरू में कहा कि जिस देश में शिक्षकों का सम्मान नहीं है उस देश की शिक्षा व्यवस्था कभी भी बढ़िया नहीं हो सकती। टीचर मोस्ट रिस्पेक्टेड आदमी होना चाहिए और उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए कि उसका दिमाग ही ना कहीं इधर उधर जाए। नहीं होता ना हमारे यहाँ ये। अब वो ऐसा गड़बड़ बन गया है कि आप जाएंगे प्राइमरी मेरे स्कूल ख्याल के से टीचरों को देखेंगे। एजुकेशन सिस्टम में सबसे कम पैसा टीचर्स को ही मिलता होगा मेरे हिसाब से। सब देखिए, सबसे कम पैसा भी उनको मिलता है। ठीक है, चलो सैलरी अब ठीक कर दी गई है, मैं नहीं कहता कि बहुत कम मिलता है। प्राइमरी स्कूल के टीचरों को भी एक सम्मानजनक सैलरी मिलती है, इवन बैंक क्लर्क से ज्यादा सैलरी मिलती है, ओके। लेकिन उससे काम भी क्या लिया जाता है? जनगणना करो, गांव में जाके वो संख्या निकालो बच्चों की, पोलियो खाना की बनवाओ ड्रॉप दोपहर में। ये काम है टीचरों के दिन में खाना बनवाने का। तो वहां से गड़बड़ शुरू होती। आप जब ये प्राइमरी स्कूल टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बढ़िया बातचीत करके अच्छी शिक्षा दे, तो आपने भर्ती कैसे लोगों को किया है और आप उनसे काम क्या करा रहे हैं? तो अब ये मुर्गी अंडे वाली बात हो गई कि कहां से शुरू किया जाए। मैंने कहा ना, पूरे कुएं मांग पड़ी हुई है कि आज आपको टीचर इसलिए खराब दिखता है क्योंकि हमने वो सिस्टम बनाया कि वो खराब ही टीचर आ रहा है, और जहां ब्रिलियंट टीचर आ रहा है, जहां अच्छे टीचर आ रहा है, वहां पैसे मिल रहे हैं उसको, तो कोचिंग में जा रहा है। तो अब क्या रास्ता क्या है? रास्ता देखिए मेरे हिसाब से ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एकदम स्ट्रिक्टली पूरी तरीके से रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। टीचर अपॉइंटमेंट से लेकर के एजुकेशन को एग्जाम ओरिएंटेड की बजाय प्रोसेस ओरिएंटेड और थिंकिंग ओरिएंटेड बनाया जाए। एग्जाम पास करना उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का। ये चेंज करना बहुत जरूरी है। और टीचरों के खिलाफ जो लोग ये मुहिम चलाते हैं, चाहे वो कोचिंग का ही टीचर क्यों ना हो, गलत है। आपके उसी सिस्टम में वो बेटर परफॉर्म करके दे रहा है। इसलिए टीचरों को ज्यादा अपमानित करने, उनके खिलाफ बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। इस मामले में मैं एकदम एकदम स्पष्ट राय है मेरी कि शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कोचिंग वाला हो, चाहे वो स्कूल वाला हो, चाहे प्राइमरी स्कूल वाला हो, चाहे आईआईटी का हो। सब टीचर इक्वल सम्मान के हकदार हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना बेसिक सिस्टम ठीक करेंगे तो वो अपने आप कोचिंग बंद हो जाएगी। अगर आपको लगता है कोचिंग नहीं होनी चाहिए तो स्कूल ठीक कर लो ना। आप एक रिकॉर्ड निकाल के मुझे बताओ कि कौन से केंद्रीय विद्यालय के कितने लड़के ने जेई क्रैक किया और कितने कोचिंग लड़कों ने क्रैक किया, फर्क दिख जाएगा आपको। तो ये सिस्टम अमूल चूल ठीक करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं ठीक करेंगे आप, तो आप बहुत पिछड़ते जाएंगे, क्योंकि हमारी स्कूली शिक्षा सिर्फ एग्जाम पास करने की शिक्षा है, एनालिटिकल है ही नहीं। एकदम रटो और पास करो। यूपीएससी अगर हम रट के पास कर रहे हैं तो आप सोचिए ना, एक निबंध लिखाया गया इसीलिए आपसे। तो वो जब आईएएस बनकर आते तो कोई इनोवेटिव काम नहीं कर रहे ना, वो तो जो मंत्री जी ने कहा उस काम को करने के अलावा कुछ सोचते नहीं है ना। भाई बहुत कम कैसे लोग करेंगे? होते, बहुत कम होते होंगे कुछ ऑफिसर्स, लेकिन ज्यादातर लोग केवल वही काम को रटा रटाया, आर्टिकल 372 याद करके, 371 याद करके, और कौन कौन सी चीजें हैं आईपीसी में, क्या क्या है भारतीय न्याय संहिता में क्या है, केवल कहां पर जो है धारा 144 जो आजकल 162 या 160 वो लगानी है, इसके अलावा कुछ बस नहीं। हाँ। आप पैटर्न देखिए ना, क्या किस तरह के पैटर्न हमने बना रखे।
आईआईटी के बारे में कहा जाता है कि जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, पुराने पर्चे पढ़ने से कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि वो हर बार क्वेश्चन बदल देंगे। ऐसा ही होना चाहिए। तो उससे अगर आप आप दिमाग खोलना पड़ेगा ना। देखिए, अगर ये नई शिक्षा व्यवस्था आप बताइए ज्यादा कि शायद ये व्यवस्था की गई कि एग्जाम मत करो, पढ़ने दो उनको, गाली ग्रेडिंग करते रहो, पास करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, ओके। लेकिन जब फिर फाइनल एग्जाम होगा ना तो बहुत टफ होना चाहिए वो, कि आप सीख के आए हो तो फिर बताओ। नहीं, ये भी हो सकता है ना कि देश में क्या है, हमारा देश जिस तरह से चल रहा है उसमें एक मजबूरी वाला, एक जरूरी वाला एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें कुछ लोगों को पढ़ना है कि भाई 12th पास कर लिए, पहले 10th होता था, 12th होता, अब ग्रेजुएशन हो गया, तो वो एक अलग क्लास भी हो सकती है जिनको पढ़ना एक बेसिक्स एजुकेशन में, समझ लो ग्रेजुएशन हो गई, अब उसके बाद आप उस पर कुछ एक नए तरीके, मतलब उसमें भी दो हिस्से कर सकते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो अलग तरीके के एग्जाम दें, उस तरह की तैयारी करें और उस पर काम करें। एक और चीज मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपका बहुत ऐसे लोगों से, मित्रों से संबंध है, तो कई लोग, हालांकि इसको मैं एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं मानता, कि जो आज बड़े लोग हैं, जो बड़े नाम हैं, बिजनेस में हैं, इंडस्ट्रीज में हैं, बॉलीवुड में, सब जगह आपके मित्र हैं, वो ज्यादातर लोग कॉलेज या स्कूल ड्रॉप आउट्स वाले, या उनमें से 80% लोग, मतलब क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर वो मान लीजिए 60% लोग हैं, वो लोग हैं जो कभी उन्होंने अपने स्कूल या कॉलेज में बहुत बेटर परफॉर्म नहीं किया या नहीं किया, तो फिर ये भी तो एक कंट्रास्ट है। ये यही बात तो मैं कह रहा हूँ, इसमें कंट्रास्ट नहीं है। दैट इज द एग्जैक्टली आई एम सेइंग कि जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हम लोग दे रहे हैं, उस सिस्टम से वो चीज पैदा नहीं हो रही जो हम चाहते हैं। क्योंकि चाहे धीरू भाई अंबानी जी को आप ले लें या इलान मस्क को ले लें, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है, इन्होंने कौन से हार्वर्ड से एमबीए किया है? तो वही मैं कह रहा हूं ना, तो इन्होंने जीवन में थिंकिंग प्रोसेस को आगे रखा, सोचेंगे, स्कूली शिक्षा को नहीं किया है। हमें हर वे बच्चे को वैसे ही प्रमोट करना है। हमारे परिचित हैं, उन्होंने वो मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस शुरू कर लिया, वो हमारे परिवार में सी लोग हैं, ठीक है, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब मैं अपने बेटे को पढ़ाने पर जोर नहीं दूंगा, क्योंकि पढ़ाया तो फिर उसके लिए नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, इससे बढ़िया कि वो जो पढ़ लेगा बेसिक, और फिर वो अपना काम करे। तो ये इस सिस्टम को सपोर्ट करते हो आप? इसमें एक कैच है, अगर आप एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं कॉलेज स्कूल वाली, नहीं, उन्होंने कहा फॉर्मल एजुकेशन जितनी हो जाए, इस पे जोर देने की जरूरत नहीं है। क्यों वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस फॉर्मल एजुकेशन से वो काम नहीं हो रहा जिसके लिए फॉर्मल एजुकेशन चाहिए, इसलिए वो व्यक्ति ये कह रहा है। लेकिन अगर वो फॉर्मल एजुकेशन आपके जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें मददगार होगी तो आप मना नहीं करें। कोई आदमी मना करता कि आईआईटी में हमको एडमिशन नहीं चाहिए, कोई लड़का आप मुझे ढूंढ के लाइए जो इंजीनियरिंग करना चाहता हो, मैं आईआईटी नहीं करना चाहता। सब मरे जा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि वहां वो टारगेट अचीव हो रहा है, वहां वैसी पढ़ाई हो रही है, इसलिए वो चाहते हैं। अब दूसरा एक सवाल आप जो मिस हो रहा अपने इस शो में, कि बहुत सारे बड़े अमीर लोगों के नेता और पनेता सबके लड़के विदेश में क्यों पढ़ रहे हैं? क्या अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में भरोसा नहीं है क्या? इम्पोर्टेंट जी, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, इसलिए आप हार्वर्ड में, येल में, आईवी लीग कॉलेजेस में आप जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं, वरना यहाँ पढ़िए ना। बच्चे, जिनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वही तो कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी में काम कीजिए, आप इसमें पढ़िए। अब ये मेरे पूरी इस चर्चा का उत्तर आप खुद ही दे रहे हैं। दैट इज द एनोमली, कि हर जो सामर्थ्यवान है वो चाहता है कि मेरा बच्चा विदेश में पढ़े। क्यों ऐसा चाहता वो? ऐसा क्या शायद इस वजह से भी तो अच्छे स्कूल्स नहीं बन रहे। मान लीजिए ये कंपलसरी कर दिया जाए, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं 20-25 साल पहले सिंगापुर गया था, अब मैं भूल भी गया, 25 साल पहले बात होगी या 20 साल पहले की बात होगी, तो वहां एजुकेशन सिस्टम सबके लिए एक जैसा है, तो वो बेहतर सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, सबके लिए एक सिस्टम है। अब यहाँ पर सबके लिए अलग अलग सिस्टम एजुकेशन का कर रखा है, सरकारी स्कूल अलग हैं, प्राइवेट स्कूल अलग हैं, प्राइवेट में भी अब ग्लोबल है, फिर इंटरनेशनल है, फिर फलाना है, फिर ठिकाना है, और फिर वो सब भी जो इन सब घटिया मतलब बेहतर स्कूलों के बाद भी अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा कैसे? मैं बता रहा हूँ कैसे सुधरेगा। आपके राज्य में, राजस्थान में लास्ट ईयर मेरे ख्याल में एक स्कूल की छत गिर गई थी, हाँ, जिसमें कई बच्चे दब के मर गए थे। बहुत दुखद घटना थी वो।
उस पे हम लोगों ने शो किया था जी। तब भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं और आगे भी ये कहता रहूंगा कि जिस दिन डीएम एसपी के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर देंगे उस तो दिन फिर ठीक आप हो जाएंगे। देखिए, अरे देखिएगा आप कैसे चमकते हैं फिर वो। मैंडेटरी होना चाहिए कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, चपरासी से लेके डीएम साहब तक का लड़का। आप देखिए प्राइमरी स्कूल कैसा चमकता है वो, देखिएगा आप, एक झटके में ओवरनाइट। लेकिन अगर डीएम साहब का बच्चा तो कौन सेंट मैरी कॉन्वेंट में पढ़ रहा है और नीरज वाजपेयी का लड़का प्राइमरी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, तो वो डिफरेंस बना रहेगा। इसलिए सभी सरकारी अधिकारी, एडेड स्कूल या एडेड वाले जो भी हैं, जहां से भी सरकारी है, मंत्री, एमएलए, एमपी, जिला अध्यक्ष जो भी है, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आपको मैं गारंटी देता हूं कि 1 महीने के अंदर हम ही लोग यही शो करेंगे कि यार चमक गए स्कूल, क्योंकि वो इनका इंटरेस्ट आ जाएगा तब उसमें, तब वो ठीक करेंगे स्कूल। ऐसे क्यों ठीक करें हम भाई? हमारा लड़का हार्वर्ड में पढ़ेगा तो लखनऊ यूनिवर्सिटी कैसे भी चले, अपना क्या फर्क पड़ता है? इसका एक ही यही उपाय है जो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, ये तो तय मतलब कराइए आप तो ऐसा कह रहे हैं कि सारे घर के बदल डालो। हमारे बदलना घर तो की पड़ेगा। हालत ये है कि चादर जरा सी फट गई है, उसका पेबंद लगवाने का मैं आपसे पूछ रहा था, आपने कहा नहीं ये तो बहुत नहीं अच्छा, गड़बड़ बात है, आप सारा घर का ये फर्नीचर बदलवा लो, सिस्टम ही इसमें ठीक हो खर्चा जाएगा। क्या है? इसमें खर्चा क्या है? जीरो। इसमें दिक्कत क्या है? जीरो। एक जियो ही तो निकालना है कागज पे, 2 लाइन लिखनी है खाली कि आगामी 1 जुलाई 2026 से सभी प्रकार के सरकारी ऐसा भी कर अधिकारी सकते हैं ना, कर्मचारी। ये आपका आइडिया अच्छा है, ऐसा कर दे जो इलेक्शन के हमारे वो फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें कंडीशंस होती है, उसमें डाल दें योग्यता में कि भाई अपने बच्चे जो है, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं उनको योग्य नहीं मानेंगे। नहीं, मैं ज्यादा, मेरा फोकस सरकारी अधिकारियों पे है, नेताओं पे कम। वो तो आते जाते रहते हैं। ये जो सरकारी अधिकारी है, डीएम साहब, सरकारी एसपी अधिकारी साहब, सिस्टम है, सीडीओ साहब, यस, सिस्टम है। उनको सिस्टम बदलना है ना। तो जो सिस्टम के लोग हैं उनके बच्चे जब वहां पढ़ेंगे तो सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा, एकदम चकाचक हो जाएगा। सरकार भी ध्यान देगी, सिस्टम भी ध्यान देगा। नहीं, अभी एक हमारे मित्र ने कहा, आप कह रहे थे R&D में काम नहीं होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम नहीं होता, बोले सरकार ने पैसा कम दे रखा है लेकिन रिसर्च हम काफी कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं रिसर्च? बोले हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि दूसरे लोगों ने क्या रिसर्च किया उसको कैसे इस्तेमाल करें। ये भी रिसर्च अच्छी है। यही कर करके तो हमने पूरा उद्योग खड़ा किया है। चाइना से माल ला के हम बनाते हैं तो हमारे रिसर्च R&D में जो लोग बैठे होते हैं वो देखते हैं कि कौन सी कंपनियों ने बाहर जो है रिसर्च किया उसको कैसे हम कॉपी कर सके। जो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, जो बड़े लोग हैं दिल्ली के भी, मुंबई के भी, कई देश भर में, वो लोग अक्सर घूमने जाते रहते हैं। कभी चीन घूमने गए, कभी अमेरिका घूमने। वो क्या कहा भी करने जाता है कि वो जाते हैं? सिस्टम देखने, ठीक करने। वो घूमने नहीं जाते भाई, वो सिस्टम देखने जाते हैं वहां क्या नया माल है जो इधर बेचा जा सकता है। वो बिजनेस माइंड से जाते हैं, घूमना तो साइड में हो ही जाएगा। चाइना क्यों जाएंगे? वहां क्या ऐसा घूमने लायक? वहां देखने गए फैक्ट्री आप कि अच्छा यहाँ पे प्लास्टिक का सूटकेस बहुत सस्ता बनता है, 200 रुपए बन जाता है 72 इंच वाला, इसको अपन 1500 रुपए बेच सकते हैं भारत में। ये करने जाते हैं आप, तो इसमें बुराई कोई नहीं, करिए, बहुत अच्छी बात है, करिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाइए कि 200 रुपए यहाँ क्यों नहीं बना लेते आप? तो ये मेरा प्रश्न है और ये मेरा सुझाव है कि ये करना पड़ेगा। ये करवा दीजिए ना। आप तो दिल्ली में मिलते रहते हैं सब लोगों से, सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़वाइए ना। ये बात आपकी, हम तो पढ़ लिए, हम भी सब पढ़ लिए, हमारे बच्चे भी पढ़ लिए सरकारी स्कूल में, बस अफसर नहीं बने हम उस चक्कर में। अब अगर तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अब करवा दीजिए, समय आ गया है। और मुझे लगता है इसमें कोई हो हल्ला भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये सब आर्टिकल 14-15 कौन सा, जहाँ पे मेरी इच्छाओं का अधिकार वो राइट्स, फंडामेंटल राइट पे मत जाइएगा कि मेरी जहां मर्जी वहां पढ़ूंगा। नहीं, आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए जिम्मेदारी है। चलिए सर, देखते हैं कि क्या सिस्टम बदलता है, क्या हो रहा है। पहले मंत्री जी बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे, अफसर बदल गए हैं, फिर अफसर अपने बच्चों को भेजते हैं कि नहीं भेजते। और ये सारी राय, वैसे मैं बता दूं कि अफसर नाराज हो जाए, ये सारी राय नीरज जी की है। हाँ, ये मेरी एकदम निजी राय है कि सभी देश के सरकारी अधिकारियों
कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। ये मेरी निजी राय है और इस पर मैं कायम हूँ कई सालों से। नहीं, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन राय नीरज जी की है। नहीं, ये तो करवा दीजिए सर, अब इसमें क्या पैसा लग रहा है आपका, कोई बिल्कुल, खर्चा बहुत नहीं। छोटी सी बात है, केवल पूरा सिस्टम बदलना है। यस, थैंक यू वेरी मच सर, आपने एक बड़ा थैंक काम यू दे दिया देश को, जिसके लिए चर्चा करते हैं फिर की थैंक यू सर। अगली बार किसी और बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और आप नीरज जी का चैनल देखते रहिए, तो थोड़ा ज्ञान मिलता रहेगा, उसमें रिसर्च भी होती है, ज्ञान भी होता है और बहुत सारी बातें, तो उसको जरूर देखिए। यहाँ पर तो हम बात करते रहते हैं, छोटी छोटी बात करते हैं प्राइमरी क्लास की, और कभी कभी नीरज जी सिस्टम बदलने की बात कर देते हैं, तो उसकी भी ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।